इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा है कि जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है, जिसे हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कि रूल ऑफ सेंट्रल बैंक अंडर द मैनेज्ड फ्लोट। ठीक है, मैनेज फ्लोट क्या होता है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है। मैनेज फ्लोट ऐसा फ्लोट होता है जिसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में और एक्सचेंज रेट में, राइट। अगर मतलब जो भी मार्केट है, फॉरेन मार्केट है, वो फ्रीली चलती रहती है, मतलब कि जो भी डिमांड और सप्लाई है उसके बेसिस पे एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है। फिर बाद में अगर कोई इमरजेंसी केस आता है तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है, तो उसे हम मैनेज फ्लोट कहते हैं। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं कि रोल ऑफ सेंट्रल बैंक, जो सेंट्रल बैंक है उसका रोल क्या होता है मैनेज फ्लोट में। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अंडर द मैनेज फ्लोट द गवर्नमेंट और द मॉनेटरी अथॉरिटी। ठीक है, द गवर्नमेंट और मॉनेटरी अथॉरिटी, आरबीआई इन इंडिया, हमारे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जिससे हम सेंट्रल बैंक कहते हैं, राइट। इंटरवेंस टू ब्रिंग अबाउट द रिक्वायर्ड स्टेबिलिटी इन द एक्सचेंज रेट टू मैनेज द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं रोल ऑफ सेंट्रल बैंक अंडर मैनेज्ड फ्लोट। तो नेम सजेस्ट कर रहा है कि कैसा मैनेज ये एक्सचेंज रेट है जिसमें आरबीआई और गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना पड़ता है ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को मैनेज करने के लिए और स्टेबिलिटी करने के लिए। मतलब अगर स्टेबिलिटी नहीं है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में या फिर एक्सचेंज रेट में कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक क्या करेगी, इंटरवेंशन करती है उसको करेक्ट करने के लिए, राइट। Exchange market intervention is defined as a sale or purchase of foreign currency by monetary authority. Okay? अब क्या करती है कि जो भी इंटरवेंशन करती है सेंट्रल बैंक्स, वो किस लिए करती है, अगर मार्केट में देखती है कि अब कैसे सिचुएशन है कि हमारी करेंसी डेप्रिसिएट हुई है या फिर एप्रिसिएट हुई है या फिर एक्सचेंज अच्छे से नहीं चल रहा है, हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज नहीं आ रहे हैं या फिर डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, उसके बेसिस पे कौन सी सिचुएशन चल रही है उसके बेसिस पे सेंट्रल बैंक क्या करती है, परचेस और सेल करती है, किसका, करेंसी का, फॉरेन करेंसी को परचेस और सेल करती है मॉनेटरी अथॉरिटी जिसे हम आरबीआई कहते हैं, राइट, विद द एम ऑफ चेंजिंग द एक्सचेंज रेट ऑफ देयर ओन करेंसी वैसे वैसा वन और मोर करेंसीज। ओके, तो वो क्या करती है, एम क्या होता है कि जो भी एक्सचेंज रेट है खुद की करेंसी का और दूसरी करेंसीज का, राइट, उसमें क्या करना है, मैनेजमेंट करना। In the 17th of the last century, an overwhelming number of countries which switched to a flexible regime have followed a managed exchange rate system. ठीक है, तो ये सेंचुरी के बाद क्या हुआ कि कुछ ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने मैनेज फ्लोट को क्या किया, अडॉप्ट किया, राइट। वो फ्लेक्सिबल रिजिम हैव फॉलोड अ मैनेज एक्सचेंज रेट, मतलब फ्लेक्सिबल से वो क्या किस पे आ गए, मैनेज पे आ गए, राइट। मतलब फ्लेक्सिबल तो है, फ्री एक्सचेंज रेट तो है, बट गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं करेगी तो फिर एक्सचेंज रेट या तो बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट हो जाएगा करेंसी या फिर बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएट हो जाएगी, राइट। बट इकोनॉमी को क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन चाहिए। ओके, इन मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज central banks intervene in the foreign exchange market to minimize the fluctuation in the exchange rate. ओके, तो जो भी ये फॉरेन मार्केट में फ्लक्चुएशन हो रही है, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं करेंसी में, उसको मैनेज करने के लिए सेंट्रल बैंक को आना पड़ता है, तो इसे हम मैनेज कहते हैं, राइट। इन केस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज वेयर द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आर थीन एंड नैरो, सेंट्रल बैंक लीन अगेंस्ट विंग। ओके, इंटरवेंशन पॉलिसी इज टू चेक इरेटिक फ्लक्चुएशंस इन द एक्सचेंज रेट ऑफ इट्स करेंसी। तो सेंट्रल बैंक का एम क्या होता है कि क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं बेसिकली डेवलपिंग कंट्री के लिए कि एक्सचेंज रेट में कितने चेंजेस हो रहे हैं, राइट, कितने पॉइंट से चेंजेस हो रहे हैं, कितना पॉइंट से डिवैल्यूएशन हो रहा है, रीवैल्यूएशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं डेवलपिंग कंट्री के लिए, राइट। तो डेवलपिंग कंट्री बेसिकली मैनेज फ्लोट अडॉप्ट करती है। ओके, मैनेज फ्लोट क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन और सेंट्रल बैंक का इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अभी हम कुछ पढ़ेंगे द इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन टू मैनेज एक्सचेंज रेट आर। तो अभी हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे जो इम्पॉर्टेंट रीजन है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है सेंट्रल बैंक के इंटरवेंशन का, मैनेज द एक्सचेंज रेट में एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ मोर एप्रोप्रिएट रेट। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक और जो गवर्नमेंट होती है, मॉनेटरी पॉलिसी होती है, उसका एम क्या होता है कि जो हमारी इकोनॉमिक है, जो एक्सचेंज रेट है, उसको बेटर पोजीशन में लेके आना, राइट, एप्रोप्रिएट पोजीशन में लेके आना, रेट में लेके आना, राइट। द गवर्नमेंट ऑफ द मॉनेटरी अथॉरिटीज मे बी इन बेटर पोजीशंस टू गैदर
ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन दैन द मार्केट, राइट। तो क्या बोला है कि जो गवर्नमेंट होती है, मॉनेटरी पॉलिसी होती है, सॉरी मॉनेटरी अथॉरिटीज होती है, राइट, वो क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेके आ सकते हैं रिलेटेड टू एक्सचेंज रेट, राइट, देन मार्केट। उतनी इन्फॉर्मेशन मार्केट के पास नहीं होगी जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे गवर्नमेंट और मॉनेटरी अथॉरिटी के पास होगी, राइट। तो जिसके पास जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी वही ये सारे सिचुएशन को क्या कर सकता है, करेक्ट कर सकता है। ओके, द मार्केट में have the wrong perceptions and may find it difficult to use the information to determine the appropriate rate of exchange। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल लाइन में लिखा है इन लोगों ने कि जो मार्केट होती है वो क्या कर सकती है, मार्केट मतलब जो डिमांड और सप्लाई, जो भी हो रहा है इकोनॉमिक में डिमांड और सप्लाई, तो बोला है कि जो मार्केट है वो क्या कर सकती है, हो सकता है कि रॉन्ग परसेप्शन करे और उस अंदाजे लगाते हैं। अगर वो रॉन्ग अंदाज़ा लगाएगी तो उसके बेसिस पे वो क्या करेगी, एक्सचेंज रेट डिसाइड करेगी, बट वो एप्रोप्रिएट नहीं होगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही गलत रहेगी मार्केट के पास, तो एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड करेगी। अंडरस्टूड। तो उस वक्त गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन बेटर होती है। The authorities are in the better position than the market in predicting the future course of the policies and their implications for the exchange rate। तो बोला है कि जो हमारी अथॉरिटी होती है, मॉनेटरी अथॉरिटी और गवर्नमेंट, उनके पास बेटर नॉलेज होते हैं और बेटर इन्फॉर्मेशन होते हैं कंपेयर टू देन मार्केट, राइट। मार्केट से ज़्यादा हमारी मॉनेटरी अथॉरिटी और गवर्नमेंट के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होते हैं। तो क्या पॉलिसी इम्प्लीमेंट होने वाली है, क्या चेंजेस हो सकते हैं एक्सचेंज रेट पे, उनको बेटर पता होता है, राइट। तो वो क्या कर सकते हैं, एप्रोप्रिएट एक्सचेंज रेट सेटअप कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज एन एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, द अथॉरिटीज वुड नो द एक्सटेंट ऑफ इट and accordingly plan the interventions to influence the exchange rate। Okay, in the absence of the intervention, the market may indulge in the speculations due to its inability to have the accurate information। तो बोला है कि अगर देखो कोई एग्जांपल दिया है कि अगर ऐसा लग रहा है कि एक्सपेक्टेड हो रहा है कि अब मार्केट में मनी सप्लाई बहुत बढ़ने वाली है, ठीक है, तो अथॉरिटी को, मॉनेटरी अथॉरिटी जो है, गवर्नमेंट है, अगर उनको पता चल गया तो वो क्या कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग कोई इंटरवेंशन कर सकते हैं और कोई ऐसा प्लान निकाल सकते हैं जिसकी वजह से मार्केट मनी सप्लाई क्या हो, कम हो जाए। मतलब जो मॉनेटरी अथॉरिटी होती है उसके पास बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज, ओपन मार्केट ऑपरेशन, CRR, बैंक रेट, राइट, ऐसी सारी चीज़ें बढ़ा सकती है जिसकी वजह से मनी सप्लाई क्या हो जाए, इकोनॉमिक में कम हो जाए, राइट। अगर उसको ऐसा लग रहा है कि मनी सप्लाई बढ़ने वाली है तो वो सारी चीज़ें कर सकता है। कौन? मॉनेटरी अथॉरिटी और गवर्नमेंट इंटरवेंशन करके मार्केट में। बट क्या ये मार्केट कंट्रोल कर पाएगी मनी सप्लाई को? नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट के पास पॉलिसी नहीं है, अथॉरिटी नहीं है उतनी ज़्यादा कि वो मनी सप्लाई को कंट्रोल कर पाए। बट ये कौन कर सकता है? ये मॉनेटरी अथॉरिटी और सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। ओके, अगर वो एब्सेंस रहेगी, अगर इंटरवेंशन नहीं होगा तो मार्केट जो है, एक्सचेंज जो है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। मतलब इनस्टेबिलिटी आ जाएगी मार्केट में। तो उसको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक का इंटरवेंशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सेकेंड, क्या एक रीज़न है जिसकी वजह से सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन करती है मैनेज द एक्सचेंज रेट में, मिटिगेट कॉस्ट ऑफ ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो और जो हमारे सेंट्रल बैंक है वो इंटरवेंशन क्यों करती है? क्योंकि उसे मिटिगेट मतलब क्या होता है, रिड्यूस करना होता है। उसे रिड्यूस करना है क्या, कॉस्ट किसका, ओवर वैल्यूड हो गया या फिर अंडर वैल्यूड हो गया एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए, बहुत ज़्यादा वो ओवर वैल्यूड हो गया, एप्रिसिएशन ज़्यादा हो गया, डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा हो गया, राइट। तो ये सारी चीज़ों को कम करने के लिए, सारे कॉस्ट जो है उसको रिड्यूस करने के लिए सेंट्रल बैंक का इंटरवेंशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देखो, exchange rate which deviate from the real exchange rate in relation to purchasing power parity lead to distortion in the resources allocation between the domestic and external sector। तो क्या होता है कि अगर जो रियल है एक्सचेंज रेट उससे ज़्यादा चेंजेस आएंगे। सपोज रियल है $1 इक्वल टू 73, अब $1 इक्वल टू 74 हो गया, 5 हो गया, 80 हो गया, तो ये पूरी इकोनॉमी को ख़राब कर देगा, राइट। तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन वहाँ बहुत ज़रूरी जाता है वहाँ पे। तो क्या होता है, देखो यहाँ पे वही लिखा है, परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब क्या होता है कि करेंसी की कितनी कैपेसिटी है कोई भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, और कोई भी करेंसी उसकी कितनी पावर है कोई भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। तो ये क्या, परचेजिंग पावर पैरिटी। पैरिटी मतलब क्या होता है, इक्वल, राइट।
तो दूसरी करेंसी से हमारी करेंसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए इक्वल होनी चाहिए, तो ही हम दूसरे कंट्री से प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो ये जो इक्विलिब्रियम होता है, जो पैरिटी हम लोग स्टैब्लिश करते हैं, वो कैसे करते हैं? ये सारी जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, पॉलिसीज है, परचेसिंग पावर पैरिटी है, इससे ही करते हैं, राइट। तो क्या लिखा? लीड टू डिस्टॉर्शंस इन द रिसोर्सेज एलोकेशन बिटवीन द डोमेस्टिक एंड द एक्सटर्नल सेक्टर। तो जो हमारा डोमेस्टिक है और एक्सटर्नल है, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। अंडर वैल्यूएशन लीड टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर, ठीक है, वाइल ओवर वैल्यूएशन ब्रिंग द हायर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो बोला है कि अगर अंडर वैल्यूएशन हो गया करेंसी का, तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगा, मतलब ऐसे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, राइट। अंडर वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि $1 इज इक्वल टू अभी बहुत ज़्यादा पैसे, मतलब अंडर वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि अभी करेंसी की वैल्यू क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा कम हो रही है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट बहुत महंगे हो जाएंगे, इसकी वजह से इन्फ्लेशन आने लगेगा। अगर ओवर वैल्यूएशन हुआ, इसका मतलब क्या हो गया कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाएगा, राइट। ये दोनों भी सिचुएशन बहुत बेकार है कंट्री के लिए। ओवर वैल्यूएशन भी नहीं होना चाहिए, अंडर वैल्यूएशन भी नहीं होना चाहिए। ओवर वैल्यूएशन हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ने लगेगी, राइट। चेंजेस इन एक्सचेंज रेट इन ईदर डायरेक्शन ब्रिंग अनसर्टेनिटी एंड अफेक्ट द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो जितना ज़्यादा चेंजेस होगा एक्सचेंज रेट में, उतना ज़्यादा डिसीजन जो होता है बिजनेस को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके, वो उस पर चेंजेस होते रहेंगे, ठीक है, इम्पैक्ट उस पर पड़ता रहेगा। तो कोई भी इकोनॉमिक ये नहीं चाहती है। द डिस्टर्बेंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटी कॉज बाय चेंजेस इन द एक्सचेंज रेट। तो जितना ज़्यादा एक्सचेंज रेट में चेंज होगा, उतना ज़्यादा जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें भी चेंजेस होगा, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। दस बी kept under the control if the authorities intervene and bring in the necessary changes in the exchange rate। तो इस तरह अगर किसी भी इकोनॉमिक की जो बिजनेस है, डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट है, उस पर इम्पैक्ट आता है, तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन करना, सेंट्रल बैंक का इंटरवेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी, ये बेस होता है किसी भी इकोनॉमिक को डेवलपमेंट करने के लिए, राइट। तो ये सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि क्यों सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन करती है मैनेज ग्रोथ में, ओके। थर्ड क्या है? थर्ड है टू स्मूदन द इकोनॉमिक एडजस्टमेंट प्रोसेस अ परसिस्टेंट सरप्लस और डेफिसिट, ठीक है, इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स लीड टू चेंज इन द एक्सचेंज रेट टू करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम। देखो, अब जो है कि जो इकोनॉमिक एडजस्टमेंट है उसको स्मूथली चले, इसलिए सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन करती है। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर लाइन में लिखा हुआ है कि जो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट है, राइट, उसमें अगर सरप्लस आया या फिर डेफिसिट आया। सरप्लस मतलब क्या होता है कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया और इम्पोर्ट कम हुआ, मतलब रिसिट ज़्यादा है और पेमेंट कम देना पड़ रहा है। और डेफिसिट का मतलब क्या हो गया कि हमारा इम्पोर्ट बढ़ गया, एक्सपोर्ट कम हो गया, मतलब हमें पेमेंट ज़्यादा करने पड़ रहे हैं और रिसिप्ट कम मिल रहा है, राइट। तो ये डेफिसिट हो गया। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में अगर सरप्लस हो या डेफिसिट हो, दोनों भी कंडीशन डिसइक्विलिब्रियम होती है, राइट। दोनों भी कंडीशन को करेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि डिसइक्विलिब्रियम होने की वजह से एक्सचेंज रेट पे भी ये इसका इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। अगर इसमें चेंजेस हुए तो एक्सचेंज रेट में भी उसका चेंजेस होता है, राइट। तो ये सारी चीज़ों को करेक्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक्स को आना ही पड़ता है, राइट, क्योंकि डिसइक्विलिब्रियम जो होता है ना बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में, वो सेंट्रल बैंक मॉनेटरी अथॉरिटी ही चेंज कर सकती है, ना कि मार्केट, ओके। इफ द चेंजेस आर लार्जर देन द consequent disturbance in the domestic economic activity requires adjustment in the employment price level etc, ठीक है। तो क्या होता है कि जो भी चेंजेस है अगर वो ज़्यादा है, राइट, जिसकी वजह से क्या है कि डिस्टर्बेंस हो रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी में और एम्प्लॉयमेंट में, प्राइस लेवल में, तो ये सारी चीज़ें अगर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी तो गवर्नमेंट का और सेंट्रल बैंक्स का, मॉनेटरी अथॉरिटी का इंटरवेंशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ओके। और क्या है? इफ द एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड आर of higher magnitude, it becomes painful in its effect. Interventions can reduce such disturbance and the effect, ठीक है। तो अगर इंटरवेंशन नहीं हुआ, मतलब जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डेफिसिट या सरप्लस में चलते जा रहा है और सेंट्रल और मॉनेटरी अथॉरिटी इसमें इंटरवेंशन नहीं कर रही है, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी हमारे इकोनॉमिक में, राइट। तो इस प्लेस पे, इस सिचुएशन में सेंट्रल बैंक्स का और मॉनेटरी अथॉरिटी का इंटरवेंशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है इस इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए, राइट। और क्या लिखा है? एन इकोनॉमिक में बी कॉट इन
vicious circle of the depreciation, leading to a price and wage rising, which in turn lead to further depreciation. That is, depreciation, wage price spiral, or intervention by the authorities may slow down or avoid the spiral. ठीक है, क्या लिखा है कि अगर इकोनॉमिक है जो हो सकता है कि वो इकोनॉमिक विशेष सर्कल में आ जाए. विशेष सर्कल मतलब क्या होता है? विशेष सर्कल मतलब ऐसा सर्कल होता है कि अगर डेप्रिसिएशन में एक बार इकोनॉमिक चली गई तो वो बाहर नहीं आ पाती है. उसकी जनरेशन टू जनरेशन जो है इकोनॉमिक की वो विशेष सर्कल में ही रहती है, मतलब डेप्रिसिएशन में ही रहती है. तो कोई भी इकोनॉमिक नहीं चाहती है कि उसकी जो इकोनॉमिक है, उसका कोई भी डिपार्टमेंट है, सेक्टर है, वो विशेष सर्कल में ना आए. राइट, विशेष सर्कल का मतलब क्या होता है? खराब सर्कल. ठीक है, जिसमें से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है. राइट, विशेष सर्कल वो होता है इकोनॉमिक में. विशेष सर्कल का मतलब वो होता है. ठीक है, तो ये तो सेंट्रल बैंक का इंटरवेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है मैनेज फ्रॉड में. ये कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से सेंट्रल बैंक को आना पड़ता है. राइट, intervention is also preferred by many economists to other method of protections or corrections like tariff. तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने ये बताया है कि ये सारे जो हमने अभी पढ़े हैं 3 मेन रीज़न जिसकी वजह से सेंट्रल बैंक्स का इंटरवेंशन करना मैनेज फ्रॉड में ज़रूरी हो जाता है. बट इसके अलावा भी और भी कुछ ऐसे मेथड हैं जो इकोनॉमिस्ट सजेस्ट करते हैं कि इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जिसकी वजह से सेंट्रल बैंक का इंटरवेंशन करना ज़रूरी हो जाता है. राइट, तो क्या लिखा है देखो, प्रोटेक्शन भी करना है, करेक्शन भी करना है, लाइक टैरिफ, सब्सिडीज, एक्सचेंज रेट कंट्रोल. राइट, अगर हमारे इन्फेंट जो है, हमारी नई नई इंडस्ट्रीज़ है, उसको प्रोटेक्ट करना है तो गवर्नमेंट उसको सब्सिडी से प्रोटेक्ट कर सकती है, टैरिफ से प्रोटेक्ट कर सकती है. राइट, अपने एक्सचेंज रेट को कंट्रोल कर सकती है. अगर वो टैरिफ बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी तो इंपोर्ट नहीं होंगे, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देगी बहुत ज़्यादा तो बहुत सारे प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं होंगे, जिसकी वजह से फॉरेन कंपटीशन नहीं रहेगा. सो दैट हमारे जो इन्फेंट जो नई नई स्टैब्लिश हुई है इंडस्ट्री उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगा. राइट, तो ये सारी भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से सेंट्रल और मॉनेटरी अथॉरिटी को क्या करना पड़ता है? इंटरवेंशन करना पड़ता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में. तो इसको कुछ ऐसे method, and most of these methods have the tendency to become permanent and they cause more damage to the economy by producing wrong exchange rate. तो बहुत सारे मेथड है इसमें जिसकी वजह से क्या होता है कि परमानेंट हो जाते हैं, मतलब सब्सिडीज, एक्सचेंज रेट पे कंट्रोल नहीं, टैरिफ बढ़ जाना, ये सब क्या होता है? परमानेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देते हैं ये लोग. और एक्सचेंज रेट क्या होता है? फिर गलती बनता है. राइट, तो ये चीज़ें हैं, तो यहाँ पे भी इंटरवेंशन करना चाहिए सेंट्रल बैंक को. मेनी कंट्रीज हैव टेकन प्रिकॉशन to check the negative effect of the flexible exchange rate by not allowing the convertibility in the capital account. ठीक है, तो और भी सजेशन दिया गया है, कुछ इकोनॉमिस्ट ने दिया है कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होती हैं जो क्या करते हैं, पहले से प्रिकॉशन लेके रखे हैं, पहले से सावधानी है उनको कि कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पे. ठीक है, हम लोग फ्लोटिंग का ही पढ़ते हैं जिसे हम मैनेज्ड भी कहते हैं. राइट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए. तो वो लोग क्या करते हैं? बाय नॉट अलाउिंग द कन्वर्टिबिलिटी. हमने पढ़ा होगा जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी होता है और करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी होता है. ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी कंट्री होती है जो अलाउ ही नहीं करती है कि जो भी कैपिटल अकाउंट हो उसको कन्वर्टिबिलिटी में अलाउ ही नहीं करती है. अब कन्वर्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई फॉरेन से सपोज कुछ भी फॉरेन का एसेट खरीदना चाहते हैं आप. राइट, तो अगर आप फॉरेन का एसेट खरीदना चाहते हैं तो आपको डॉलर में क्या करना पड़ेगा? अपनी करेंसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, या फिर आप फॉरेन से अपनी इंडिया में, मतलब डोमेस्टिक कंट्री में कोई फॉरेनर अपनी डोमेस्टिक कंट्री में कुछ एसेट, मतलब कैपिटल एसेट खरीदना चाहता है तो उसे वो डॉलर रुपये में कन्वर्ट कराना पड़ेगा. ठीक है, तो ये होता है कन्वर्टिबिलिटी होता है. ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, मतलब मॉनेटरी अथॉरिटी क्या करती है, 60% क्या करती है, मार्केट फोर्सेस जो मार्केट का एक्सचेंज रेट है उस पर कन्वर्ट करती है और 40% जो इसका ऑफिशियल रेट होता है उस पर कन्वर्ट करती है. ठीक है, कन्वर्जन करती है और कुछ परसेंट रखती है अपने पास फॉरेन रिजर्व. ठीक है, एज ए फॉरेन रिजर्व. तो ये कन्वर्टिबिलिटी होता है. तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होती है ना जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी देती ही नहीं है. क्योंकि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी क्यों नहीं देती है? क्योंकि ये कैपिटल एसेट होता है, करंट चलता है. करंट मतलब क्या है
कि आपने बाहर गए कुछ अर्न किया, मतलब आपकी कुछ रिलेटिव्स हैं वो बाहर गए, जिसे हम रेमिटेंस बोलते हैं, अगर वो बाहर गए उन्होंने अर्न किया तो कन्वर्ट होकर आपके पास पैसे आएगा। अगर वो फॉरेन में अर्न कर रहे हैं तो रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट, तो आपके पास पैसे आएगा। ठीक है, 60-40 होता है कन्वर्टेबिलिटी, राइट, तो वो अलाउ करते हैं। बट कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ये एसेट से रिलेटेड होता है, राइट। इसलिए बहुत सारी कंट्री इस फ्लेक्सिबिलिटी से बचने के लिए कि कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए एक्सचेंज रेट पे, वो पहले से ही अलाउ नहीं करते हैं कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी होगा। एट द सेम टाइम बाय अडॉप्टिंग द मैनेज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, दे अटेम्प्ट टू हैव द एडवांटेज एंड एसोसिएटेड विद द बोथ द फ्लेक्सिबल एंड द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। तो वो क्या करते हैं, उसी टाइम क्या कर सकते हैं, हो सकता है कि वो लोग मैनेज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट भी अडॉप्ट कर लें। इससे क्या होता है कि इस पर भी कंट्रोल हो गया, जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है उन्होंने अलाउ नहीं किया कैपिटल कन्वर्टेबिलिटी को, ये फिक्स्ड जैसा हो गया, ये भी किया और मैनेज भी अडॉप्ट कर लिया, मतलब वो इंटरवेंशन भी कर सकते हैं, राइट। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है इकोनॉमिक के लिए, किसी भी इकोनॉमिक के लिए। देखो फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम दोनों से एसोसिएट कर देते हैं वो लोग, मतलब दोनों के साथ रहते हैं इकोनॉमिक, राइट। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो इस तरह की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का और सेंट्रल बैंक से क्या होता है, इंटरवेंशन होता है। तो ये हमने पढ़ा इंटरवेंशन क्यों होते हैं सेंट्रल बैंक्स के मैनेजमेंट में। ओके, आई होप समझा होगा। थैंक यू सो मच।